हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस ज्ञान। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ हम सीख रहे हैं इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में। तो कल हमने देखा है, हमने अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में देखा। और कल के वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या होता है। अगर आप इस चैनल पे फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाए जो कि पैसे की कमी की वजह से कई क्लासेस नहीं लगा पाते या अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाते। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े क्लासेस में काफ़ी मोटी रकम ली जाके इंग्लिश पढ़ाने का दावा किया जाता है, पर वहाँ पे भी 2 या 3 महीने में कोई आदमी परफेक्शन के साथ इंग्लिश नहीं सीख पाता है। उसमें कुछ लिमिटेशन आती है। तो अगर आप एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लर्निंग करना सीखना चाहते हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको जो इंग्लिश सिखाने वाला हूँ वो बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखा रहा हूँ। और ये पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए फ्री रहेगा। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। चलते हैं, बात करते हैं हमारे आज के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में। जैसे कि कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में बात की थी, उसमें एम इज आर का उपयोग कहाँ होता है वो देखा था और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के कुछ सेंटेंस देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखिए, आप लिंक के साथ चेक कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल पे प्रिंस ज्ञान पे जाके प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश स्पीकिंग डे 1 डे 2 के हिसाब से मैंने डाला है। आप डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 के हिसाब से जा सकते हो, स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश के वीडियोस देख के अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पार्ट 2। मतलब जैसे हमने एम इज आर लगा के प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कैसे यूज करते हैं वो हमने देखा है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज कमिंग टू माई हाउस, शी इज गोइंग टू कॉलेज, ही इज परचेसिंग सम गुड्स फ्रॉम मार्केट। ये सारे हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में देखा था। तो आज हम देखेंगे बीइंग, BEING, बीइंग। आपने अक्सर सुना होगा कि बीइंग का उपयोग भी काफी जोर शोर से होता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, और अक्सर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीइंग क्या होता है। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में बीइंग का यूज कैसे किया जाता है। तो जैसे कि बीइंग का जो यूज है वो कुछ इस प्रकार होता है। बीइंग का उपयोग वर्तमान काल में जारी किसी का व्यवहार, किसी की स्थिति दर्शाने के लिए हम बीइंग का उपयोग करते हैं। जैसे मुझे बात करना है कि अगला आदमी मेरे से काफी रूड हो रहा है, तो मैं बोलूंगा ही इज। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा जो सिंगुलर ही है, इसलिए ही के आगे इज आ रहा है, ही इज। अब रूड हो रहा है, ही इज बीइंग, वो हो रहा है, क्या हो रहा है, रूड। वो मेरे साथ काफी रूड हो रहा है। अब कोई हमें बोल रहा है कि कोई मेरे साथ विनम्र बात कर रहा है, ही इज बीइंग वेरी पोलाइट टू मी, मतलब वो मेरे साथ काफी पोलाइट हो रहा है। और जैसे बोल सकते हैं कि जैसे मुझे बोलना है कि मैं काफी गंभीरतापूर्वक बात कर रहा हूं, तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम स्पीकिंग वेरी ऑनेस्टली, नो। इस कदर भी आप बोल सकते हैं आई एम स्पीकिंग वेरी सीरियसली, बट ये थोड़ा बेसिक हो जाएगा। ऐसे एडवांस में ऐसे बोलते हैं आई एम बीइंग सीरियस, मतलब मैं काफी सीरियस हो रहा हूं, आई एम बीइंग रूड, आई एम बीइंग पोलाइट। इस प्रकार आप बीइंग का यूज करते हैं। तो बीइंग का उपयोग जैसे कोई चीज है, वो चीज में जो कोई भी कार्य चल रहा है उसको दर्शाने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे एक बार गाड़ी हम रिपेयर कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि द व्हीकल इज बीइंग रिपेयर्ड, मतलब गाड़ी दुरुस्त की जा रही है। मतलब कोई तो भी गाड़ी को अभी भी दुरुस्त कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, वो खराब हो गई है तो उसे दुरुस्त किया जा रहा है, तो द व्हीकल इज बीइंग रिपेयर्ड। तो इस प्रकार इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि क्रिया अभी भी चालू है। तो क्रिया जब चालू है तो हम इसमें बीइंग का यूज करते हैं। मैंने बोला जैसे कि किसी स्थिति को दर्शाने के लिए, किसी चीज को दर्शाने के लिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो रही है उसको दर्शाने के लिए हम बीइंग का उपयोग करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम बीइंग को और अच्छी तरीके से समझते हैं। The present continuous tense with the verb being is used to describe someone's temporary behavior or state, often different from their usual behavior। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि being का उपयोग हम किसी का टेम्पररी बिहेवियर को या टेम्पररी कोई जो सिचुएशन होती है उसे दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बीइंग का उपयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट माने आई,
वी, यू, ही, शी, इट प्लस एमिजार। अब एमिजार कहाँ यूज करते हैं ये हमने आगे पहले वीडियो में देख लिया है, तो होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद एमिजार के बाद हमें यूज करना है बीइंग। मतलब बीइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को दर्शाता है, मतलब जो क्रिया चालू है या टेम्पररी बिहेवियर या कोई सिचुएशन है उसे दर्शाने के लिए, प्लस एडजेक्टिव और नाउन, मतलब क्रिया विशेषण या नाम का उपयोग करके। आइए समझते हैं इसे कुछ एग्जाम्पल के साथ। अब किसी का टेम्पररी बिहेवियर दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में बीइंग का उपयोग कुछ इस प्रकार करते हैं। यू आर बीइंग वेरी काइंड टुडे, मतलब आप आज बहुत विनम्रता से विनम्र हो, मतलब आज हो, जो कि मेरा उसका स्वभाव जो है हमेशा का नहीं है, आपका स्वभाव हमेशा नहीं है, पर आज आप विनम्र हो। सो यू आर बीइंग वेरी काइंड टुडे, मतलब वो हमेशा विनम्र नहीं रहता है, पर आज वो काफी दयालु या काफी विनम्र है, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है ये। और जो चीजें परमानेंट नहीं होती है वो टेम्पररी होती है। अगर कोई 24 आवर्स विनम्र नहीं है तो हम उसे टेम्पररी बोलेंगे, इसलिए हम इसे कहेंगे यू आर बीइंग वेरी काइंड टुडे। मतलब उसके बाद में शी इज बीइंग लेजी इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग विथ कोर्स, मतलब वो मदद करने की जगह वो आलसी हो रही है। अमूमन वो होती नहीं है, पर वो आज आलसी हो रही है। तो ये भी एक किसी का कभी कभी में आलस आ जाता है, तो ये भी हमारा एक टेम्पररी बिहेवियर है, तो इसको दर्शाने के लिए हम बीइंग का यूज कर रहे हैं। दे आर बीइंग रूड टू द न्यू स्टूडेंट, वैसे वो मतलब वो नए स्टूडेंट के प्रति बहुत रूड हो रहे हैं। रूड को बोलते हैं, जैसे पोलाइट का अपोजिट वर्ब होता है ना, विनम्रता के बिना विनम्र को हम बोलेंगे रूड, मतलब हमेशा वो रूड नहीं होते, पर दे आर बीइंग रूड टू द न्यू स्टूडेंट, मतलब वो नए स्टूडेंट के लिए काफी रूड हो रहे हैं। उसके बाद देखते हैं इंडिकेटिंग ए टेम्पररी स्टेट, मतलब किसी का टेम्पररी स्टेट है उसको दर्शाने के लिए भी हम बीइंग का यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, कुछ इस प्रकार। ही इज बीइंग क्वाइट, वो भी शांत है, बिकॉज ही फील अनवेल, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा है। अब उसे अच्छा नहीं लग रहा है, ये एक टेम्पररी स्टेट है, एक परमानेंट नहीं है। हम कभी कभार ही बीमार पड़ते हैं, कभी कभार ही हमें उदासी फील होती है, सो हम इसे बोल रहे ही इज बीइंग क्वाइट, वो भी शांत लग रहा है, बिकॉज ही फील अनवेल, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम बीइंग कॉशियस अबाउट माई वर्ड्स, मीन्स आई एम बीइंग कॉशियस, मैं काफी जागरूक हो रहा हूं। अबाउट किसके लिए, अबाउट यानी विषय, माई वर्ड्स जो भी मैं बोलता हूं उसके प्रति मैं अभी काफी जागरूक हो रहा हूं, मतलब मैं क्या बोलता हूं, क्या सोचता हूं, इसमें मैं फुल कंसंट्रेशन से बोलता हूं या अवेयर होता हूं इसके बारे में। उसके बाद है एम्फेसाइजिंग करंट बिहेवियर। अब किसी का जो करंट बिहेवियर है, मतलब वर्तणुक है, उसको एम्फेसाइज मतलब जोर देने के लिए भी हम उसमें जोर देने के लिए भी हम बीइंग का यूज करते हैं। सो इसमें हम इस प्रकार यूज करेंगे, द डॉग इज बीइंग प्लेफुल विद द चिल्ड्रेन। अमूमन डॉग भौंकता है, काटता है, सो अब ये डॉग का स्वभाव कुछ अलग है, तो इसे हम एम्फेसाइज कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। हमारे घर में अगर कुछ अच्छा डॉग है जो चिल्ड्रेन के साथ खेलता है, तो उसे एम्फेसाइज करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, द डॉग इज बीइंग प्लेफुल, मतलब कुत्ता बहुत खेल रहा है विद चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के साथ। यू आर बीइंग अनरीजनेबल राइट नाउ, मतलब आप अभी रीजनेबल अनरीजनेबल हो रहे, मतलब आपका स्वभाव ठीक ठाक नहीं है अभी के लिए। राइट नाउ माने अभी। यू आर बीइंग अनरीजनेबल, मतलब आपका स्वभाव वाजबी नहीं है, कुछ अलग है। सो इसे दर्शाने के लिए हम बोलते हैं यू आर बीइंग अनरीजनेबल राइट नाउ। तो उसके बाद कुछ वर्ड्स है, इसके मीनिंग के साथ साथ हम इसे कैसे यूज करते हैं बीइंग के साथ, ये भी हम देखेंगे। जैसे ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी, मतलब जो हमेशा होपफुल रहता है कि हाँ कुछ अच्छा होगा। एक दुखद परिस्थिति है, नेगेटिव सिचुएशन है, उसमें भी वो होपफुल होता है, तो उसे हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, मतलब आशावादी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे वह अपने भविष्य को लेकर आशावादी बन रहा है। सो ही इज बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, मतलब वो आशावादी बन रहा है, ही इज बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। अब किस चीज के लिए आशावादी बन रहा है, अबाउट हिज फ्यूचर, मतलब उसके भविष्य में जो कुछ भी होगा उसके लिए वो आशावादी है, मतलब वो सोच रहा है कि उसके भविष्य में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। उसके बाद है पेसिमिस्टिक, मतलब आशावादी का अपोजिट निराशावादी, पेसिमिस्टिक।
सो शी इज बीइंग पेसिमिस्टिक, मतलब वो काफी निराशावादी बन रही है अबाउट द रिजल्ट। अब जो भी कुछ एग्जाम का रिजल्ट होगा या फिर कुछ खेल कूद का रिजल्ट होगा या फिर जो भी कोई कंपटीशन है उस चीज का रिजल्ट होगा, तो उसके प्रति वो बहुत ही निराशावादी है। मतलब कुछ पेपर अच्छा नहीं गया या फिर इलेक्शन में काफी वोट नहीं पड़े तो इलेक्शन फेवरेबल नहीं हो सकता है। तो इस चीज को दर्शाने के लिए कोई कोई बहुत निगेटिव में चला जाता है, तो हम बोलते हैं कि शी इज बीइंग, शी माने लड़की, वो लड़की बहुत पेसिमिस्टिक हो रही है, निराशावादी हो रही है अबाउट द रिजल्ट, मतलब जो भी रिजल्ट आने वाला है उसके लिए। उसके बाद देखते हैं सेल्फिश। यू आर बीइंग सेल्फिश, आप बहुत स्वार्थी हो रहे हैं बाय नॉट हेल्पिंग अदर। अब आदमी सेल्फिश कब बनता है? जब लोगों को मदद नहीं करता है, मतलब वो खुद के बारे में सोचता है, तो हम उसे सेल्फिश बोलते हैं। सो यू आर बीइंग सेल्फिश, तुम बहुत बाय नॉट हेल्पिंग अदर्स, मतलब नॉट हेल्पिंग अदर्स माने दूसरों की मदद ना करके आप बहुत ही सेल्फिश हो रहे हो। अब मीनिंग है इकोनॉमिकल, मतलब किफायती। अब इकोनॉमिकल मतलब जो आवाज भी खर्चे नहीं करता है, मतलब जो भी खर्चे करता है वो सोच समझ कर करता है, उसे हम इकोनॉमिकल बोलते हैं। जैसे हिंदी में किफायती को किफायती बोलते हैं, मतलब काफी सोच समझ कर वो खर्चा करता है, अपना बजट क्या है और अपने खर्चे कितने हैं इस बारे में सोच कर। सो ये वाक्य कुछ इस प्रकार है, वह अपने खर्चों के साथ किफायती हो रहा है। अब किफायती होने के लिए इकोनॉमिकल शब्द है, तो ही इज बीइंग इकोनॉमिकल, मतलब वो किफायती हो रहा है विद द एक्सपेंसेस, मतलब जो भी वो खर्चे करता है उसके लिए वो किफायती हो रहा है, मतलब वो सोच समझकर खर्चे कर रहा है। अब देखते हैं एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब होता है फिजूल खर्ची। एक होता है हमारा इकोनॉमिकल मतलब किफायती, और दूसरा होता है अपोजिट एक्स्ट्रावैगेंट, मतलब जो काफी पैसे खर्चा करता है, सोच समझते नहीं करता है। जैसे अमूमन बच्चे या हम जब यंग एज में होते तो माँ बाप के पैसे उधरने में कोई संकोच नहीं करते हैं। सो वह अनावश्यक चीजें खरीदकर फिजूल खर्ची हो रही है, मतलब कोई लड़की है जो सोच समझती नहीं है, बस पैसे आए तो खर्चा कर रही है, इस प्रकार दर्शाने के लिए ये सेंटेंस है। सो वह अनावश्यक चीजें खरीदकर फिजूल खर्ची हो रही है। सो शी इज बीइंग एक्स्ट्रावैगेंट, मतलब वो फिजूल खर्ची हो रही है। शी इज बीइंग मतलब वो हो रही है, क्या हो रही है? एक्स्ट्रावैगेंट मतलब फिजूल खर्ची। कैसे हो रही है? बाय बाइंग अननेसेसरी थिंग्स, मतलब जो चीजें जरूरी नहीं है वो भी चीजें खरीद के वो फिजूल खर्ची हो रही है। मुझसे बोलते हैं शी इज बीइंग एक्स्ट्रावैगेंट बाय बाइंग अननेसेसरी थिंग। अननेसेसरी थिंग म्हणजे जो चीजें जरूरी नहीं है। स्टूपिड। अब स्टूपिड का प्रयोग होता है वह अच्छी सलाह को अनदेखा करके मूर्खता कर रहा है। अब कोई मूर्खता कर रहा है तो हम बोलते हैं ना यू आर बीइंग फुलिश। सो यहाँ पे ही इज बीइंग स्टूपिड और ही इज बीइंग स्टूपिड, आप किसी को बोल सकते हो यार यू आर बीइंग स्टूपिड, यू आर बीइंग फुलिश। सो ही इज बीइंग स्टूपिड, वो मूर्खता कर रहा है। कैसे कर रहे हैं? बाय इग्नोरिंग गुड एडवाइस, मतलब हम किसी को जब एडवाइस करते हैं यार ऐसा मत कर वैसा मत कर, तो कोई इसे इग्नोर करता है। इग्नोर माने नजरअंदाज करना। सो इसीलिए यहां बोल रहा है कि अनदेखा करके, वह अच्छी सलाह को अनदेखा करके मूर्खता कर रहा है, मतलब ही इज बीइंग स्टूपिड, वो मूर्ख बन रहा है बाय इग्नोरिंग गुड एडवाइस, मतलब अच्छी एडवाइस को अनदेखा करके वो स्टूपिड बन रहा है। एनोइंग परेशान करने वाला, मतलब जो चीजें हम नहीं चाहते अगर वो चीजें कोई कर रहा है जो पसंद नहीं है, बार बार वही चीजें कर रहा है, तो हम उसे एनोइंग करते हैं। एनोइंग माने परेशान करने वाली चीजें बोलते हैं। सो बच्चा बहुत शोर मचाकर परेशान कर रहा है। हम बच्चे को चाहते हैं बच्चा शांत बैठो, और बैठते नहीं है, बहुत उतर पुतर करते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, एनोय हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में हम एनोइंग का उपयोग करते हैं। द चाइल्ड इज बीइंग एनोइंग, मतलब बच्चा काफी परेशान कर रहा है। ही इज एनोइंग मी टू मच, आप बोल सकते किसी को यू आर एनोइंग मी टू मच। द चाइल्ड इज बीइंग एनोइंग, बच्चा बहुत परेशान कर रहा है। कैसे परेशान कर रहा है? बाय मेकिंग सो मच नॉइज। नॉइज माने आवाज करना, मतलब कुछ अजीबो गरीब आवाज करके जो हमें पसंद नहीं है ऐसा आवाज करके। बाय मेकिंग यानी बना के, मतलब तरह तरह का आवाज निकालने को हम यहाँ पे मेकिंग का उपयोग लेंगे। तरह तरह का आवाज निकालना, मेकिंग माने खाना बनाना या वगैरह नहीं, तो तरह तरह का आवाज बनाने को हम बोलेंगे मेकिंग सो मच नॉइज, बहुत सारा आवाज बना के वो बच्चा बहुत परेशान कर रहा है। उसके बाद देखिए पोलाइट।
आप बोल सकते हैं, अगर कोई आपके साथ विनम्रता से बात कर रहा है तो आप बोल सकते हैं यू आर बीइंग पोलाइट। सो इस वाक्य में भी पोलाइट का उपयोग कुछ इस प्रकार किया गया है, वह मेहमानों के प्रति विनम्र बन रही है। शी इज बीइंग पोलाइट, वो विनम्र बन रही है। किसके साथ? टू द गेस्ट। टू द गेस्ट माने मेहमानों के साथ। अगला सेंटेंस देखते हैं, फॉर्मल, औपचारिक। मतलब औपचारिक फॉर्मल को हम जिसे बोलेंगे, हाँ यार किसने मुझे बुलाया, मेरा कोई खास वहाँ काम नहीं है, पर बस बुलाया तो मुझे जाना है, तो इसे हम फॉर्मल बोलते हैं कि फॉर्मली मैं वहाँ पे चला गया औपचारिकता निभाने के लिए, कुछ खास काम नहीं है पर बुलाया है तो चलो जाते, कुछ काम नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं फॉर्मल मीटिंग। सो फॉर्मल, सो ही इज बीइंग फॉर्मल इन द मीटिंग, मतलब वो मीटिंग में, वह बैठक में औपचारिक हो रहा है, मतलब कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, इस प्रकार। अब 10th सेंटेंस है मीन। मीन माने कंजूस, घमंडी। सो कंजूस तो आपको पता है क्या होता है, जो चीजें सोच समझकर ना समझकर खर्चा करता है या फिर खर्चा ना करता है, उसको हम कंजूस बोलते हैं। सो तुम अपना खाना ना बांटकर कंजूस हो रहे हो। अब यू आर बीइंग मीन, मतलब आप बहुत कंजूस हो रहे हो या आप बहुत घमंडी हो रहे हो। कैसे हो रहे हो? बाय नॉट शेयरिंग योर फूड, मतलब आपका खाना शेयर न करते हुए, मतलब लोगों में न बांटते हुए आप बहुत ही कंजूस हो रहे हैं। यू आर बीइंग मीन, आप बहुत कंजूस हो रहे हो। बाय कैसे हो रहे हो? बाय नॉट शेयरिंग योर फूड, अपना खाना न बांट कर। उसके बाद देखो फनी। फनी माने मजेदार। सो वह सभी को हंसाने के लिए मजेदार बन रहा है, मतलब कोई जोक करता है, कॉमेडी करता है, तो हम उसे फनी मैन करता है, जो हमें एंटरटेन करता है। सो अभी किसी को बोलना है कि पर्टिकुलर पर्सन बहुत फनी हुआ है, तो हम बोलते हैं ही इज बीइंग फनी, यू आर बीइंग वेरी फनी, आप बहुत मजेदार हो रहे हो। तो यह वाक्य कुछ इस प्रकार है, वह सभी को हंसाने के लिए मजेदार हो रहा है। ही इज बीइंग फनी, वो बहुत मजेदार हो रहा है। किसके लिए? टू मेक, बनाने के लिए, एवरीवन लाफ, सबको हंसाने के लिए। टू मेक एवरीवन लाफ, एवरीवन माने सभी को, लाफ माने हंसना। टू मेक एवरीवन लाफ मतलब सबको हंसाने के लिए। टू मेक एवरीवन लाफ का मीनिंग होता है सबको हंसाने के लिए। ही इज बीइंग फनी टू मेक एवरीवन लाफ, वो लोगों को हंसाने के लिए बहुत मजेदार हो रहा है। अब सीरियस, गंभीर, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। तो शी इज बीइंग सीरियस अबाउट हर स्टडीज, मतलब एग्जाम है, एग्जाम के लिए सीरियस होना है, अभी पढ़ाई कैसी करनी है, क्या करनी है, तो गंभीरता पूर्वक करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम इससे बोल रहे हैं शी इज बीइंग सीरियस, आई एम बीइंग सीरियस अबाउट माई फ्यूचर, मैं मेरे फ्यूचर के प्रति सीरियस हो रहा है। शी इज बीइंग सीरियस अबाउट हर स्टडीज, वो उसके स्टडी के लिए सीरियस हो रहा है। जैसे मैं आपके लिए बोलूँ तो कुछ इस प्रकार बोल सकता हूँ, यू ऑल आर बीइंग सीरियस अबाउट वॉचिंग दिस वीडियोस, ये वीडियोस, यूट्यूब के वीडियोस देखने के लिए आप काफी सीरियस हो रहे हैं, मतलब अंग्रेजी सीखने के लिए, फॉर लर्निंग दिस इंग्लिश यू आर बीइंग वेरी सीरियस, आप काफी सीरियस हो रहे हो। उसके बाद देखिए फुलिश, मूर्ख, वह अजनबियों पर भरोसा करके मूर्खता कर रहा है। फुलिश, ही इज बीइंग फुलिश, आप बोल सकते हो किसी को, ये अगर कोई मूर्खतापूर्वक काम कर रहा है तो आप बोलते हो यू आर बीइंग फुलिश, आप मूर्खतापूर्वक काम कर रहे हो, आप किसी को भी बोल सकते हो। सो इसमें देखिए, इसमें आ रहा है ही इज बीइंग फुलिश बाय ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर, मतलब ही इज बीइंग फुलिश मतलब वह फुलिश बन रहा है। कैसे बन रहा है? बाय ट्रस्टिंग मतलब विश्वास करके, किस पे? अजनबियों पे। अब अजनबियों को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंजर्स। ही इज बीइंग फुलिश बाय ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पे भरोसा करके वो मूर्खता कर रहा है। ही इज बीइंग फुलिश, वह मूर्खता कर रहा है। कैसे कर रहा है? बाय ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर्स। इरेस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, मतलब आपने किसी को कुछ काम दिया है, अगर वो उसको सीरियसली नहीं कर रहा है, कैजुअली कर रहा है, तो हम उसे गैर जिम्मेदार बोलते हैं। मतलब होल मान लो कि मैंने आपको बोला कि ये की, मेरे डोर की से संभाल के रखो, आप उसे सीरियसली नहीं ले रहे, कहीं पे भी रख दे रहे हैं, या उसके बारे में काफी अवेयर नहीं है कि ये की गुम गई तो क्या होगा, दिक्कतें होंगी, ये सब नहीं सोच रहे हो और कैजुअली ले रहे हो, तो हम उसे बोलते हैं इरिस्पॉन्सिबल। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आपको देता है कि यार तुमको ये काम करना है और आप नहीं कर रहे हो या गंभीरतापूर्वक नहीं कर रहे हो, तो हम उसे इरिस्पॉन्सिबल कहते हैं। तो
इरिस्पॉन्सिबल को इस तरह के समझेंगे, तुम अपना काम पूरा ना करके गैर जिम्मेदार हो रहे हो, मतलब यू आर बीइंग इरिस्पॉन्सिबल, आप गैर जिम्मेदार हो रहे हो। तो आप सिंपली अगर एक वाक्य में बोलना चाहते हो तो किसी को बोल सकते हो, यार अगर कोई आपको लगता है कि वो काम अपना जो काम उस आदमी का है वो ठीक से नहीं कर रहे, तो आप उसे सिंपली बोल सकते हो यू आर बीइंग इरिस्पॉन्सिबल, आप बहुत गैर जिम्मेदार हो रहे हो। अब कैसे हो रहे हो? बाय नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क, आपका काम न करके आप काफी गैर जिम्मेदार हो रहे हो। सो ये थे कुछ प्रेजेंट, तो इसमें हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में बीइंग का उपयोग कैसे करते हैं। तो होप करता हूं कि आपको ये वीडियो और मेरा पढ़ाने का ढंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंच पाए जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और फ्री में सीखना चाहते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ विथ पास्ट कंटिन्यू टेंस, मतलब भूतकाल में जो क्रिया जारी थी उसे समझने के लिए पास्ट कंटिन्यू टेंस का उपयोग कैसे करते हैं हम वो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।